नमस्ते। बातों बातों के आज के भाग में मैं आपके सामने आया हूँ, सुनील मिश्र। और आज की हमारी अतिथि हैं, मेहमान हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। वे दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली में वो गाज़ियाबाद वाले हिस्से में रहती है, लेकिन दिल्ली का जिस तरह से विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश और नमस्ते जनजी हरियाणा की तरफ, गुड़गांव और वो सारा है, तो पूरा दिल्ली, क्योंकि सब जगहों से दिल्ली पहुंच जाना बड़ा आसान हो गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दिल्ली की निवासी हैं। अभिजीत, कैसे आप? नमस्कार। सुनीता जी नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबका आभारी हूँ बहुत गहरे मन से कि आप सबके नियमित रूप से आने से ये कार्यक्रम को गति मिली है और इस पे हमारे बहुत अच्छे अतिथि शामिल हो पा रहे हैं। उनका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही इस कार्यक्रम में एक तरह की अभिरुचि बनी है और आप सब आकर के इसको सफल बनाते हैं। हिमांशु विश्वनाथ पटेल, मैंने सरिता जी को कहा है कि वो लगभग 5:35 पर ज्वाइन करें, तब तक मैं सभी को उनके बारे में बता दूंगा। प्रणाम विश्वनाथ। डॉक्टर सरिता शर्मा हमारे देश की बहुत मूर्धन्य कवित्री हैं मंच की कविता के क्षेत्र में, बहुत वरिष्ठ, और उनका बड़ा नाम है। जो एक कवि सम्मेलनों की मयार बनी हुई है, जो बहुत वरिष्ठ स्तर पर अपनी मौलिक कविताओं के माध्यम से वातावरण बनाते हैं, और जो सितारा कवियों में शामिल हैं उनमें सरिता जी हैं। सरिता जी बहुत विनम्र हैं, बहुत भद्र हैं। उनकी अपनी कविता गाने की बहुत अच्छी शैली है, कविता को एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी शैली है, और स्वयं एक बहुत अच्छी शख्सियत है, एक पर्सनालिटी है। उनको मंच पर बैठा देखकर भी अच्छा लगता है, और जब वो पढ़ रही होती तो निश्चित रूप से वो सब में ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वो थोड़ी देर में आती होंगी। उनकी एक पूरी यात्रा है कविता की। उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और नीरज जी जैसे जो हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा के आइकॉन माने जाते हैं, जो भीष्म पितामह माने जाते हैं, ऐसे महान मूर्धन्य कवियों की संगत में उन्होंने कविता के अनेक मंच साझा किए हैं। उनको न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अनेक देशों में समय समय पर निमंत्रित किया गया है। ख़ासतौर से जो दुनिया के देशों में हिंदी सम्मेलन होते हैं उस पर उनकी भागीदारी हुई है। कुछ लंबे प्रवास भी उन्होंने लगातार किए हैं दुनिया के देशों के, जहाँ लगातार उनके रचना पाठ उनके और उनके साथ में कुछ मित्रों के आयोजित हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरी लंबी यात्रा उनकी है। उनका जन्म संभवतः भिलाई में हुआ है, दुर्ग भिलाई में। एक पूरी यात्रा है जो भिलाई से शुरू होती है, जो मथुरा जाती है, मथुरा से दिल्ली आती है, दिल्ली से लखनऊ जाती है, लखनऊ से फिर दिल्ली आती है। इस पूरी लंबी यात्रा के बहुत संवेदनशील, बहुत रोचक और बहुत दिलचस्प पड़ाव हैं, जिनके बारे में हम उनसे ही जानेंगे तो ज़्यादा सुखद होगा। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। वे अब से कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाली हैं। सरिता जी से हमारा अपना परिचय जो है लगभग 15 साल हो गए होंगे। 15 साल से वे लगातार जुड़ी हुई हैं, और अनेक ऐसे कवि सम्मेलन जो संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित हुए उसमें आतिथेय की भूमिका में मैं रहा हूँ, और अनेक बार देखा है कि बहुत कठिनाइयों में, आकस्मिक परिस्थितियों में भी कुछ आयोजन हुए हैं, या ऐसी स्थिति आ गई कि जब उन आयोजनों को करना बड़ा कठिन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति से उसको सार्थक किया। और कभी भी किसी भी तरह का। सुंदरला जी नमस्कार। रितेश, आप भी आ गए, अच्छा लगा। मैं सभी जो आ गए हैं उनको सरिता जी के बारे में बता रहा था कि किस तरह उनकी अपनी एक पहचान और प्रतिष्ठा है, और कैसे वो समरस होकर व्यवहार करती है। कई बार ये होता है कि सरिता जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका आगमन हुआ और मैं बिना देर किए हुए आपको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि लगभग 5 मिनट मैंने अभी आपके बारे में बताया, फिर मुझे लगा कि जब सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर बात क्या रहेगी। आपके बारे में सब आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। वो ज़्यादा
भावपूर्ण और रोचक रहेगा। मैं जोड़ता हूँ आपको सरिता जी। नमस्कार। नमस्ते सरिता जी। मैम थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ अब ठीक है शायद? मेरे को लगता है अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है? ठीक है। ओके, बताएं जी। हम आ गए थे 5:30 बजे, और जो काफी लोग इसमें ज्वाइन हो गए थे, तो मैं आपके बारे में उनको बताता रहा, कुछ कुछ बहुत जी जी। बस चिन्हित करते हुए बताता रहा कि भिलाई, भिलाई से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर दिल्ली, और फिर दिल्ली वासी आदमी, चाहे वो गाजियाबाद या नोएडा में रहे या गुड़गांव की तरफ रहे, जी हरियाणा में दिल्ली वासी कहलाते हैं। मैंने आपको इससे पहले सब बिल्कुल एनसीआर। ये सब मैं इतना कह चुका। आपका स्वागत है, आप इस उपस्थिति में आई। ये हमने पिछले 7-8 दिन से शुरू किया है, और आप सब कृपालु मित्रों की वजह से ये कार्यक्रम चल पड़ा है, और आप सब निभा रहे हैं, मुझे ये बड़ी खुशी होती है। ये आपकी विनम्रता है सुनील जी। आप क्या हैं वो आपको जानने वाले जानते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे सुविज्ञ और एक सेंसिबल व्यक्तित्व से, और जिसे इतनी गहन जानकारी और रुचि है संस्कृति कला साहित्य में, उनसे मेरी इस तरह बात हो रही है। ये मेरे लिए बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत आभार आपका। एक ये तो है कि हमने लगभग पिछले 15 वर्षों से आपको बहुत अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर देखा है, और जहाँ नहीं देखा है वहाँ के बारे में हमको आपके द्वारा भी बताया गया, और हमने उन सब प्रतिष्ठित मंचों के आयोजनों के बारे में जाना, चाहे वो दिल्ली के लाल किले का कवि सम्मेलन हो, चाहे दुनिया के अनेक देशों की साहित्यिक यात्रा हो, विश्व हिंदी सम्मेलन हो, इस तरह की कई गतिविधियां हो। रिसेंटली आप राष्ट्रपति भवन में भी निमंत्रित रही। तो ये पूरी एक बहुत सुखद वर्तमान को हम देखते हैं आपके माध्यम से, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे एक पूरी यात्रा है जो एक पूरी उम्र लेती है। हम बिल्कुल। कहाँ से कोई सपना देखना शुरू करते हैं, कैसा हमारा बचपन होता है, हमारा परिवेश, हमारे माता पिता, भाई बहन, उन सब के बीच में हम भी अब एक पौधा अपनी उम्मीदों का लगाते हैं, और फिर उससे कैसे कैसे पानी पड़ता है, कैसे वो हरा होता है, कैसे उस पर धूप आती है, कैसे उसमें कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अंततः वो आप जैसी जिजीविषा और साहस वाले लोग उसको कैसे परवान चढ़ाते हैं। तो कुछ भिलाई से शुरू किया जाए, आपके जन्म स्थान जहाँ से है हमको बताइए। जी बिल्कुल सुनील जी। आपने जब सपने की बात की तो मुझे वो समय याद आ गया जब मेरे घर में पांचवी बहन का जन्म हुआ था। वो मुझसे ठीक 5 साल छोटी है, और वो दिन मुझे बखूबी याद है। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में 5 लड़कियां हुई हों जी। और एक बेटे की आस में, तो वहाँ वातावरण कैसा रहा होगा, कैसा परिवेश रहा होगा पूरा। जी। आ, मुझे वो दिन सब याद हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर निवेदन करूं कि या तो मैंने सपने देखे नहीं, और या देखे तो वो अत्यंत साधारण सपने थे। अत्यंत साधारण सपने मैंने देखे। कभी मैंने कोई बड़े सपने नहीं देखे। एक बात जरूर थी कि जब हम भिलाई स्टील प्लांट की टाउनशिप में रहते थे, और घर के सामने मैदान पड़े हुए थे, तो वहां हम खेला करते थे। और हाँ। कभी जब कभी कभार कोई हवाई जहाज ऊपर से जाता था, तो मेरी बहनें बताती हैं, अब भी याद करती हैं, कि मैं ये कहा करती थी कि मैं कभी इसमें घूमा करूंगी बहुत। तो वो अनजाने में एक बच्चे के उससे निकला हुआ। लेकिन हमारी जो परिस्थितियां रही, हमारा जो परिवेश रहा, माहौल रहा, वो बहुत ही अपने परंपरावादी परिवार में मैं जन्मी। और लड़कियां जैसे हमारे भारतीय परंपरावादी परिवार में जैसे पलती बढ़ती हैं, उसी तरह रही। बस एक बात जरूर थी कि मेरी संवेदना का स्तर जरूर शुरू से बिल्कुल अलग रहा। हम्म। और ये भी एक अजीब सा संयोग है कि जो मैं हूं वो मैंने कभी सपना नहीं देखा, और जो मैंने सपना देखा वो मुझे कभी मैं हुई नहीं उस तरह। हम्म। ये कह सकते हैं। तो एक बात जरूर थी कि मैं बचपन से ही कुछ कुछ आदर्शों के प्रति बहुत आकर्षित हुई। जैसे कि मेरे पिता बहुत भावप्रवण और बहुत ही सेंसिबल और विद्वान और कर्मठ व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे बहुत ज्यादा।
तो उनका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर रहा। मेरे लिए स्वाभिमान और मेरे आदर्श, मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण रही। बचपन से ही जो चीज़ें विद्यालय में पढ़ी या टीचर्स ने बताई कि सच बोलना चाहिए या ईमानदार रहना चाहिए या किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो उन्हें सिर्फ उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अनायास वो चीज़ें जीवन में आती चली गई। यद्यपि आज के परिवेश में मुझे लगता रहा है, सैकड़ों बार ऐसा लगा है कि वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने का कारण भी बनती हैं आज के समाज में, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि वही चीज़ें होती हैं जो आपको एक संतोष भी देती हैं और एक आपकी एक ऐसी जगह पर भी ज़रूर पहुंचाती हैं जहां आपको ये तोष होता है, ये संतोष होता है, ये महसूस होता है कि जब आपकी पहचान बनती है। तो निश्चित रूप से इस तरह के आदर्श या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में अपनाई हुई, कुछ जिनको थंब रूल्स कहा जाता है, उस तरह मैंने जीवन में पालन किया बहुत सारी चीज़ों का। तो यही कुछ है। मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटी, अभाव से मैं कभी डरी नहीं जीवन में, ये ज़रूर है। विषम परिस्थितियों में भी आशा हमेशा मेरे पास रही, कभी भी मेरी उम्मीदें मुझे छोड़कर नहीं गई। तो इस तरह बचपन से संवेदना का स्तर बहुत ज़्यादा था, प्रकृति के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था और भावुक बहुत ज़्यादा थी। तो उसी सबसे शायद कविता का व्यक्तित्व बनता है। तो मैं ऐसी हूँ जैसी हूँ। कविता कब शुरू हुई, कविता लिखना? देखिए, मुझे बहुत बचपन के दृश्य सबको याद रहते हैं। आप भी, मैं देखती हूँ कि अपने पोस्ट्स में कई बार अपने बचपन की बहुत बातें कि माँ ने ऐसे डांटा, ऐसे मारा, या ये सिखाया, या बचपन में ऐसा हुआ, या पतंगबाजी, ये तमाम मुझे प्रसंग याद नहीं है, आप लिखते हैं तो हम सबको याद रहते हैं। तो जो मेरी सबसे पहली कविता से जुड़ी याद है, देखिए, कविता वही नहीं होती कि जब हम उसे शब्दों में किसी बात को ढाल दें। कविता केवल कई बार एक स्फुरण की तरह महसूस होती है। कविता कई बार केवल एक रोमांच की तरह आपके भीतर महसूस होती है। जब इस तरह महसूस होने के बाद, बहुत बाद में जब वो शब्दों में ढलती है, तभी वो शायद लोगों तक पहुंचती है उतने अच्छे से। तो मैंने जो पहली बार कविता अपने भीतर महसूस की थी, मैं शायद कक्षा 1 में मेरा एडमिशन हुआ था। मैं तुतला कर बोलती थी, उस समय राकुल्ला बोलती थी। अच्छा। और जी हाँ, और बरामदे में हमारे यहाँ, जी, कक्षा 6 मतलब 9-10 साल की उम्र तक? नहीं, कक्षा 1, कक्षा फर्स्ट, उसका मैं बात 5 साल की थी, 5.5 साल की थी मैं, क्योंकि 3 महीने भिलाई में पढ़ने के बाद मैं गांव चली गई थी। अच्छा। और कक्षा 1, 2, 3 में गांव में टाटपट्टी पे बैठ के जो पेड़, नीम के पेड़ के नीचे वाले मास्टर साहब से पढ़ी। ये सारे अनुभव जो है, इन्होंने मुझे बहुत समृद्ध किया हुआ है। आज मुझे लगता है कि ऐसे अनुभव बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो वो जो पहली याद थी कविता की, मैं सपील एक पत्थर की बेंच जैसी होती थी हमारे क्वार्टर्स में, बरामदे में, तो सपील पर बैठकर पांव झुलाते हुए बारिश को देख रही थी। और जो एक नाली जैसी नीचे बन जाती है, उसमें पतनाला जिसको कहते हैं, उससे बूंदें ऐसे गिर रही थी, और गिर के वो बुलबुला बनता था और वो फूट जाता था। और उसी समय कोई गीत ऐसा चल रहा था रेडियो पर, बहुत बड़े रेडियो सेट हुआ करते थे, जिसमें ये था कि जीवन पानी का बुलबुला जैसा है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ये सब धुंधली यादें हैं मेरे अंदर। तो मैं रोमांचित हो गई। मुझे लगा कि मैं उस गीत को यहाँ देख रही हूँ आंखों से, कि ये बुलबुला, जीवन ऐसा होता है कि बुलबुला बना और फूट गया, बना और फूट गया, बना। तो ये क्रम जो था, ये एक चीज अंदर महसूस हुई। और उसके बाद अगली घटना तब हुई जब मैं ऐसे जड़वत रह गई बहुत देर तक, कि हमारे घर में जो सामान आया करता था, उस समय पॉलीथीन नहीं होता था। तो ग्रोसरी का सामान जो है, वो अखबारों से बने हुए लिफाफों में ज्यादा आता था। जी। तो मुझे भी आते हैं वो लिफाफे बनाने, बहुत रुचि से मैं ये सब काम किया करती थी। तो एक लिफाफा आया हुआ था और उस पर एक महिला का चित्र था, और उसमें वो लिफाफा मैं देखने लगी, उस महिला के प्रति पता नहीं क्यों आकर्षण हुआ। मैं उसे देखने लगी तो उसकी तहें खोलती गई मैं, जो चिपकी हुई थी, और वहां 2 पंक्तियां केवल मुझे मिली। वो चित्र महियसी महादेवी वर्मा जी का था, और वो उसमें जो 2 पंक्तियां लिखी थी, मैंने जब पढ़ना सीखा ही था, उन दिनों की बात है, तो वहां लिखा था, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी कल थी मिट आज चली। क्या ये बात। शायद कक्षा 4 की बात है, जब मैं 4th में पढ़ती थी। हाँ हाँ उस बीच में मैं तितली फूल और ये सब की जो कविताएं कोर्स में पढ़ाई जाती थी, इन सबको खूब गाया करती थी। हाँ मतलब विद्यालय में, जब गांव के विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता था, डिप्टी साहब आया करते थे। मुझे अभी भी नहीं पता वो कौन डिप्टी होते थे, पर उनके आने पर पूरा गांव एकदम सतर्क हो जाता था। उनके स्वागत में बहुत कुछ होता था। हाँ बड़े उनको उपहार, घी, दूध, कुमड़ा और फल गांव के सब दिए जाते थे। जिसके घर जो होता था तो होगा। जी हाँ, जी हाँ। और मेरे दादाजी जो थे वो वहाँ के बड़े बहुत सम्मानित व्यक्तित्व थे। जी हाँ बौहरे जी कहा जाता था। हाँ तो उनके उनको भी वहाँ बिठाया जाता था ससम्मान। और तो मुझे याद आता है कि डिप्टी साहब के सामने सबसे छोटी विद्यालय की बच्ची मैं ही थी, और मैंने पूरी कविता बिना रुके बिना भूले और तुतलाते हुए रा को ला बोलते हुए सुनाई थी। और वो तितली और फूल की कोई कविता थी, पूरी तरह मुझे अभी याद नहीं है। तो वो दिन था कि मुझे लगा कि मैं कविता इस तरह मतलब वो दिन मुझे मेरी याद में है कि मैंने पहली बार मंच पर कहीं कुछ बोला। तो इस तरह अलग थी मैं बचपन से। ये ये कोई, मैं कोई अहंकार के साथ नहीं कह रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस। जानकारी की तरह है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। अच्छा, आपने मुझे कागज के लिफाफों की बात की तो मुझे हंसी आ गई कि मैं जी जब छोटी उम्र में घर का सामान लेने जाया करता था तो झोले में हाँ। अक्सर वो शक्कर और चावल के लिफाफे फट के मिल जाते थे, तो मुझे मार बहुत पड़ती थी घर। ओह तो अच्छा मुझे अच्छा। वो आज याद आ गया हाँ। कि वो पैकेट में दाल चावल शक्कर सब तौल के वो झोले में रख देता था। फिर हम लोग साइकिल भी ला रहे 10 जगह उठाया धरा तो लिफाफे फट जाते थे। तो शक्कर पता जी चला कि चावल में चली गई। तब माँ कहती थी कि वो ढंग से क्यों नहीं लाता है। उसे अलग करना भी बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि अच्छा चीनी और चावल कैसे अलग किया अच्छा, जाए। उस समय माता पिता वैसे नहीं होते थे कि बहुत मोहब्बत करते हो बहुत डर के रहते हो बच्चों से। वो अच्छा बनाने नहीं। के लिए बहुत अपनी तरह से वो निर्मम होते थे। उनका जो कुछ भी प्रेम है वो पेट में होता था, जाहिर नहीं होता था। जी जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और मैंने इस पर तो कविताएं भी लिखी हैं, और मैं मंचों से भी ये कहती हूँ कि जो केमिस्ट्री हमारे माँ बाप के साथ हमारी हुआ करती थी, या गुरुजन के साथ, या बड़ों के साथ, या भाई बहनों के साथ, वो केमिस्ट्री अब के बच्चों में नहीं है। और इसके तमाम कारणों में से दो कारण मेरी समझ में आते हैं, हम चर्चा कर ही रहे हैं तो। हाँ हाँ एक तो जो ये इंटरनेट और ये तकनीकी विकास के कारण जो ग्लोबल दूरियां कम हुई हम्म हैं, बाहर की संस्कृति और सब इतनी अपनी सी लगने लगी है। आप एक बटन दबाते ही कुछ भी देख सकते हैं, तो ये पिछले बहुत सारे वर्षों से है। हम्म तो उसका प्रभाव। और दूसरा, हमारे जो जनसंख्या के कारण जब बच्चे कम होने लगे, हम लोग 6 भाई बहन हैं, हम्म और मेरी नानी के 9 या 9, 4 और 5, 9 बच्चे थे। हम्म तो इस तरह उस जमाने में तो थोक में बच्चे हुआ करते थे, और ठोक पीट के उनको सही करना और उनको उसमें कहना चाहिए अनुशासन में रखना उस समय बहुत अच्छा माना जाता था। तो बहुत चीजें बदल गई हैं। मुझे भी खूब सुताई हुई है गलतियों पर। कम हुई है, और भाई बहनों बहनों की अपेक्षा कम हुई है, लेकिन हुई खूब है मेरी भी। हुई है। उसमें विद्यालय में भी। विद्यालय का तो ये था कि वो माता पिता ने कह रखा है कि भाई ये आपका बच्चा है, इसको जितना चाहे मारो। जी। लेकिन उन सबकी कृपा हमारे है। समय कहा जाता था। जी। मेरे एक एक प्रसंग छोटा सा बता दूं इस बात पे, कि जरूर। मेरे दादाजी जो थे वो किसान थे। जी जी। बहुत दबंग किसान थे, बहुत बड़ी खेती थी हमारी, और पूरे गांव में एक हमारा ही घर पक्का और 2 मंजिल का था, जो बम्बे के किनारे था। हाँ हाँ तो और पूरे खेत ही खेत थे, बाग था हमारा, सब कुछ था। तो लेकिन मेरे बाबा ज्यादा पढ़े नहीं थे, केवल रामायण पढ़ा करते थे, गीता पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बेटों को। हाँ तो मेरे पिता पढ़े, उसके बाद मेरे चाचा जी डॉक्टर बने, उनसे छोटे चाचा जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर हुए, और उनसे छोटे जो सबसे छोटे वो प्रोफेसर हुए कॉलेज में। हाँ तो हाँ। सब परिवार के ऐसे वो थे। तो उसके लिए मेरे दादाजी ये कहा करते थे उनको पढ़ाने वालों से कि ये इसकी सिर्फ हड्डियां हमारी हैं, मांस सब आपका है, चाहे हाँ जितना उधेड़ दीजिए खा लो। हाँ, ये हुआ करता था उस यही समय है। की। तो और काफी बदल गया है। तो कविता वहां से लिखना शुरू हुई। फिर आपको कैसे लगा कि आपका रास्ता मंच की कविता की तरफ होकर जा रहा है? एक जर्नी क्या थी भिलाई से, दुर्ग से निकलकर फिर आप मैं दोबारा आपको बताऊं कि हम इतने ज्यादा सख्त अनुशासन में पले हैं
सख्त से भी ज्यादा हमारे पिता इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते थे कि उनकी बेटियां बहुत सुंदर कही जाती थी, तो वो बड़े सतर्क रहते थे कि ये अच्छी तरह अपने अपने घरों को चली जाएं। हाँ। बहुत सिंपल हमारी लिविंग थी। हमें स्ट्रिक्टली हम हवाई चप्पल पहनकर ही कॉलेज जाते थे और बिल्कुल सिंपल रहना। कोई हमने साज श्रृंगार या कोई पसंद के कपड़े या उस तरह का नहीं होता था वातावरण। तो मेरे कोई सपने ही नहीं थे। मेरे सपने थे बस पढ़ने का, मुझे भारी शौक था साहित्य पढ़ने का, कविता पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का। फिक्शन मैंने बहुत पढ़ा है। मैंने जितना फिक्शन पढ़ा है, बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जिन्होंने उतना फिक्शन पढ़ा हो। देश का विदेश का जो साहित्य मिला मैंने बहुत पढ़ा। तो यही मेरा केवल शौक था और मेरे कोई ऐसे सपने नहीं थे कि मैं कुछ बन जाऊं। मैं सच कहूं तो बहुत अजीब सी लगेगी आपको बात, लेकिन ये सच है बिल्कुल कि मैंने सिर्फ एक अच्छी गृहिणी होना, एक अच्छी पत्नी होना, एक अच्छी माँ होना, एक अच्छी बेटी होना, एक अच्छी बहू होना, यही चाहा था जीवन में। और लेकिन ऊपर वाले की योजनाएं कुछ और थी। ये बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि हम जिस अनुशासन में थे वहां हम घुटन महसूस करती थी। मैं तमाम प्यार के बाद भी, मैं माता पिता के बड़े स्नेह में थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत दबाव और घुटन महसूस करती थी। हमारी जो सहेलियां थी उनसे हमारा जीवन बिल्कुल भिन्न था। तो तब ये लगता था, बड़ी स्टूपिड सी बात है, लेकिन सच में लगता था कि इस घुटन से, इस बंधनों से इतने ज्यादा से मतलब परेशानी थी। तो मेरे कोई सपने नहीं थे। और एक परिहास की बात आपको बताऊं, मैं जब 10th 11th में पढ़ती थी तो मेरी एक सहेली की अचानक शादी तय हो गई। और शादी हो गई तो वो बात हो रही थी, तो कैसे क्या तेरे हस्बैंड को कितने पैसे मिलते हैं? तो उसने कहा कि 300 रुपए मिलते हैं। उनकी तनख्वाह जो है वो 300 रुपए है और हमने ये तय किया है कि 200 रुपए हमारे खर्चा चल जाएगा, 100 रुपए महीने हम बचा लिया करेंगे। तो मेरे मन में कहीं ये बैठ गया था कि 300 रुपए महीने की आमदनी वाला कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसके साथ मैं 100 रुपए बचाऊं और 200 रुपए में खर्चा चलाऊं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सीमित। मैंने कभी भौतिक आकांक्षाएं नहीं की, भौतिक आकांक्षाएं मेरी कभी नहीं रही, लेकिन मुझे हमेशा बुद्धिजीवियों से और बहुत ज़हीन लोगों के प्रति बहुत आकर्षण रहा हमेशा। कभी फिल्मी सितारों के लिए कोई मेरा आकर्षण इतना ज्यादा नहीं हुआ। आप तो फिल्मों से बहुत जुड़े हैं, लेकिन कभी किसी जो आजकल एक शब्द चलता है ना, क्रश, वो मेरा कभी किसी फिल्मी सितारे या किसी खिलाड़ी या किसी ऐसी हस्ती पर नहीं हुआ कभी। मेरी कल्पना में रहता था कि चाहे एक कमरे का घर होगा, चाहे उसमें केवल एक लट्टू बिजली का जल रहा होगा, लेकिन उस कमरे में बहुत किताबें होंगी, और चाहे चश्मा लगा हो और कम दिखता हो लेकिन बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति मेरा साथी होगा पढ़ने लिखने वाला। ये अजीब है थोड़ा, लेकिन सच यही है। मंचों की जो बात है वो यूं हुआ कि मैं शायद मंचों पर कभी नहीं आती। मेरी आवश्यकताओं ने मुझे रेडियो तक पहुंचाया। मैं रेडियो पर अनाउंसर हुई, कैजुअल अनाउंसर, बहुत बरसों तक। कॉलेज में नौकरी की, तमाम काम करती रही मैं। और उस दौरान में मैं अनाउंसमेंट के दौरान जो कविताएं अपनी बोलती थी, उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। और हमारे कुछ अधिकारीगण इतने अच्छे थे कि उन्होंने जबरदस्ती निकलवा के मेरी कविताएं देखी। मंचों पर आना मेरा एक जबरदस्ती खींच लिया गया जैसे। मैं थोड़ा सा ब्रेक रोकता हूँ आपको। हाँ, जिस समय आपने कविताएं, आपने बताया कि आप जब रेडियो अनाउंसर हुई और आपने इन कविताओं को अपने वक्तव्य में बोलना शुरू किया, मुझे लगता है उसमें छपना भी तो शुरू हो गई थी आपकी कविताएं। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में मेरे एक चचेरे ससुर जी का बेटा था जो वहीं रह के पढ़ता था। वो अभी भी हैं, वो मथुरा में टीचर हैं। देवेंद्र उनका नाम था। तो वो कहा करते थे कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, और वो चुपचाप उन्हें लिफाफे में भर के भेज दिया करते थे। तो वो अखबारों में छपती थी। सबसे पहले ये शुरू की बात है बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं रेडियो पर आई, उससे पहले मैंने खुद भेजना शुरू कर दिया था, और मेरी कविताओं को बहुत मन से लोग छापते थे। कहानियां भी मैं लिखती थी जो विभिन्न पत्रिकाओं में उस समय छपी थी। मैंने बाल कविताएं, बाल कहानियां, सब कुछ लिखा उस समय। मंच पर आने की जो आप बात कर रहे थे, वो मैं बताना चाह रही थी कि
वो मुझे जबरदस्ती आग्रह करके लोग ले जाते थे और मैं मंच को बहुत अच्छा नहीं समझती थी असल में। मुझे लगता था कि मंच पर खड़े होना, क्योंकि मेरे जो संस्कार थे, जो मेरा परंपरावादी परिवार की मैं थी, तो हमारे परिवार में चूंकि अच्छा नहीं मायके में माना जाता था, तो मुझे नहीं लगता था। तो मैं थोड़ी बहुत जाती थी, अच्छा तो लगता था जब तालियां बजती थी, जब पैसे भी मिलते थे। यद्यपि उस पैसे को भी मैं स्वीकार कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी। मेरे कुछ वो थे कि ये पैसा कविता बेचने का पैसा है, तो मैं नहीं बेच सकती हूँ, तो मैं उसे दान कर दिया करती थी, अभाव के दिनों में भी। तो कविता का पैसा या तो मैं लेती नहीं थी, या मैं जो भांजियां होती हैं हमारे यहाँ, उनको बड़ा पुण्य माना जाता है, उनको दे देती थी, या इस तरह। लेकिन एक बाद में ऐसी घटना हुई कि उसके कारण मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं पूरी तरह से मंचों पर आश्रित हो गई। और फिर जब मैं मंचों पर आश्रित हुई तो मंचों ने मुझे हाथों हाथ ले लिया, और फिर मेरी सारी सोच, मेरी जीवन धारा, सब कुछ बदल गया। मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद तो नेचुरली था कि मैं कविता से, मंचों से जुड़ जाऊं। तो मेरा जितना बरसों का लेखन था, उसने फिर मेरे आसपास के लोगों को, मेरे वरिष्ठ कवियों को बहुत प्रभावित किया, और उन सबका बहुत स्नेह सहयोग मुझे मिला। अच्छा, आरंभ में उस दौर में कुछ मूर्धन्य कवियों के नाम आप लेना चाहेंगे जो आपको प्रभावित करते थे, और इसके अलावा जी, जो इस आपको प्रश्न, प्रोत्साहित करते थे? हाँ, मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मैंने जब जब उनके नाम लिए हैं, और जो वर्तमान के लोग हैं बहुत सारे सहमत नहीं भी होते हैं, लेकिन सच ये है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में सबसे पहले मंच पर पढ़ने की जो स्टाइल और जो कौशल होता है, वो मुझे पहले मंच से ही लगातार कई मंचों तक सोम जी मिलते रहे, आदरणीय सोम ठाकुर जी, जो आगरा में रहते हैं। तो उनके पढ़ने का जो कौशल था और उनकी जो मिठास थी आवाज में, और जिस तरह वो गा कर पढ़ते थे, क्योंकि मैं गाने को भी खराब मानती थी, असम्मानजनक मानती थी। कितने मैंने पाल रखे थे बहुत सारे बंधन। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया सुन के, और मैंने सोचा ऐसे तो मैं भी गा सकती हूँ, मैं तहत में क्यों पढ़ती हूँ। तब तक मैं तहत में पढ़ा करती थी और बैठ कर पढ़ती थी, मैं खड़ी नहीं होंगी, जंत बड़ी सारी चीजें मेरे अंदर थी। तो आदरणीय सोम ठाकुर जी को सुनकर मुझे, मेरे भीतर से कुछ जागा कि मुझे भी ऐसे गा के पढ़ना है। और उसके बाद मंचों के प्रति जो शुचिता का भाव मेरे अंदर आज तक है, हाँ। मंचों की गरिमा और मंचों की शालीनता के प्रति मैं हमेशा प्रतिबद्ध रही हूँ, बहुत ज्यादा संकल्पित रही हूँ। उसके मूल में दो कवियों का नाम लेना चाहूंगी, स्वर्गीय भारत भूषण जी गीतकार, और स्वर्गीय किशन सरोज जी। इन दो लोगों ने मुझे बेहद आशीर्वाद दिया। और तीसरे हैं आदरणीय श्री माहेश्वर तिवारी जी। सोम ठाकुर तो उस त्रयी के साथ शामिल हैं ही, आदरणीय सोम ठाकुर। तो माहेश्वर तिवारी जी जो मुरादाबाद में रहते हैं और हिंदी नवगीत की परंपरा में जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, ऐसे तिवारी जी ने और इन सभी लोगों ने मुझे, इनका स्नेह, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मिल गया है। तो मैं उसका बड़ा सम्मान करती थी। और मैंने इन सबसे सीखा कि किसी चीज के सामने समझौता इसलिए नहीं करना है कि पैसे ज्यादा मिल जाएंगे या तालियां ज्यादा मिल जाएंगी, या उसके लिए गरिमा और शालीनता को छोड़ दिया जाए, गीत को छोड़ दिया जाए, कविता को छोड़ दिया जाए, फूहड़ या भद्दी या दो अर्थी बातें की जाए। ये अगर मुझे इन सब चीजों से किसी ने बचाए रखा तो ये चार नाम उसमें जरूर होते हैं। और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि बाद में मैंने आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, हमारे बड़े भाई हैं, उनके पढ़ने में जो वो मेलोडी का इस्तेमाल करते हैं, बाद में मैंने देखा। पहले मैं मन से कविता पढ़ दिया करती थी, मैं ये नहीं सोचती थी कि सामने वालों को क्या अच्छा, लेकिन ये मैंने आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को देख के सीखा कि वो किस तरह देख लेते हैं कि ऑडियंस कैसी है, और उसके हिसाब से फिर पढ़ते हैं। और गाने में, कविता पढ़ने में मेलोडी का ज्यादा समावेश वो करते हैं। तो कभी कभी फिर मैंने वो करना शुरू किया। मैंने, सुनील जी, मैंने सीखने में कभी वो नहीं छोड़ी कि इससे क्यों सीखना। मुझे जहां जिससे कुछ अच्छा मिला उससे मैंने सीखा। मैं बिल्कुल उर्दू नहीं जानती थी, लेकिन जब भी मैं मुशायरे के मंच पर होती थी और कोई लफ्ज मुझे अगर समझ नहीं आता था, मैं निसंकोच पास बैठे शायर को लिख के धीरे से पूछती थी। अब तो नेट हो गया है तो कुछ भी आप देख सकते हैं, लेकिन उस समय मैं पूछा करती थी कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या। तो मैं जिज्ञासु हमेशा रही, विद्यार्थी रही हमेशा। तो और भी कुछ नाम हैं, जैसे कीर्ति काले जी हैं, उनके भी कुछ गीतों से मैं बड़ी शुरू में प्रभावित हुई थी, वो मेरी समकालीन हैं।
लेकिन मुझे लगता था कि वो जो शिल्प उनका बहुत सुगठित होता है। बाद में लेकिन ये हुआ कि मैंने सायास कुछ भी लिखना छोड़ दिया और अनायास जो होता है वही मैं पढ़ा करती हूँ और वही पसंद भी आता है लोगों को। आपको जिस रचना ने सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दी उसके बारे में बताइएगा और गाकर भी सुनाएंगी तो सभी इस समय जो साक्षी है उनको अच्छा लगेगा। जी, मैं ये कितनी अभी आधा घंटा है हमारे पास? हाँ, अभी आधा घंटा है। हम हाँ, मतलब अभी एक मैं कविता आप और एक जाते जाते तो 2 बार तो देंगे। पानी में भी पी लेता हूँ। जी पी लीजिए। ये समय ऐसा है कि गर्मी सब शुरू हो गई है। सभी लोग अपना अपना पानी और चाय पिए, ऐसी महफिल है, हाँ कोई चारा भी नहीं। मैं सुनील जी जो लेखन था मेरे लिए वो शुरू से केवल अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक साधन था। जी। मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ। सिर्फ लिखती थी, मैं बचपन से लिखती थी। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉपी आगे से कोर्स की चीजों से और पीछे से कविताओं से भरी होती थी। वाह। तो हुआ ये कि मंचों पर आने के बाद मैं उन्हीं गीतों को पढ़ने लगी जो मैं अपने, या तो मैंने अपने किसी दुख को या अवसाद को या पीड़ा को या विसंगति को अभिव्यक्त करने के लिए लिखे थे। तो गांव कस्बों में ही जैसे शुरू में मैं गई तो मैं देखती थी कि लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। उन्हें ऐसी चीजें कभी सुनने को नहीं मिली थी। हाँ। लेकिन फिर जब मैं बड़े मंचों पर गई, मेले के मंचों पर गई, तो मैं जैसे जैसे सुनती गई वैसे वैसे सीखती गई। फिर मैंने लोक शैली में, ब्रजभाषा में, हिंदी में, सब तरह से उन चीजों का प्रयोग करना शुरू किया। और जो शुरू में बिल्कुल मैं, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, जिससे मेरे जीवन में संस्मरण बने जिस गीत से, वो गीत था मेरा कन्या भ्रूण हत्या पर एक गीत था। लगभग मैंने 27-28 साल पहले वो लिखा था, जब हमारे देश में ये शुरुआत हुई थी कि भ्रूण परीक्षण होने लगा था। आपको स्मरण होगा वो समय। बिल्कुल। और भ्रूण परीक्षण से ही पता चल जाता था कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। और जब मेरे जिस कॉलेज में मैं नौकरी करती थी वहां पर एक हमारी जो प्रोफेसर थी अंग्रेजी की, उन्होंने बताया, उनका मुझे, वो मेरी सखी जैसी ही थी। उस समय नौकरी ऐसे ही लग जाती थी। तो प्रिंसिपल से मुझे बहुत प्रेम करती थी हमारी प्रिंसिपल। बहुत विदुषी, बहुत बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत थी वो। मेरे जीवन को, मेरे व्यक्तित्व को बनाने में जैसा भी है उसमें उनका भी योगदान है। स्वर्गीय प्रेमलता पालीवाल जी। उनकी बेटी नीलिमा हरजाल जी रेडियो की बहुत बड़ी अधिकारी रही और अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो हाँ, तो वो अंजू जी, सॉरी मैंने नाम ले दिया, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था उनका। एक महिला थी जिनकी नौकरी उनसे सिफारिश करके लग गई और फिर वो कंफर्म हो गई, प्रोफेसर बन गई अंग्रेजी की। तो उनका मैंने पता चला कि वो एक बेटी उनके हो गई थी और दूसरी बेटी का वो अबॉर्शन करा के आई थी कॉलेज में। तो मुझसे चूंकि राजदारी थी कोई, तो उन लोगों को उसमें कोई बात ही नहीं लगी। सामान्य तौर पे लोगों को लगता था ठीक है भाई, हमारी फैमिली प्लान्ड रहे। लेकिन मैं हतप्रभ रह गई ये सोच के कि कैसे हम अपने बच्चे को सिर्फ इस वजह से खत्म कर सकते हैं कि वो बेटा नहीं है बेटी है। तो इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया और फिर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। और एक दो घटनाएं और उन्हीं दिनों प्रकाश में आई और स्वयं मेरे साथ ये बात हो चुकी थी पहले कि टेस्ट कराना चाहिए और ये कराना चाहिए। तो तब वो गीत हुआ कन्या भ्रूण हत्या पर वो गीत। अभी वो विश्वविद्यालय के उसमें लगा हुआ है, मुंबई विश्वविद्यालय, मैंने आपको बताया था पहले। पाठ्यक्रम में शामिल जी। हाँ, पाठ्य पुस्तक में है वो। तो वो गीत ऐसा हुआ, मैं उसका कुछ टुकड़ा सुना दूंगी या आप कहेंगे तो पूरा भी सुना दूंगी, यद्यपि आजकल पढ़ती नहीं हूँ उसको। जरूर, लेकिन पर वो बड़ा करुण, इस समय मैं सुनाती हूँ, करुण गीत हो गया। डॉक्टर कमला शंकर है बनारस घराने की गिटार वादिका, वो इस कार्यक्रम को देख रही हैं। मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। भोपाल से लता सिंह मुंशी प्रोफेसर हैं डांस की, वो देख रही हैं। सुमन डूंगा है दिल्ली से स्पीक मेके की कोऑर्डिनेटर। सभी आपको इस समय देख सुन रहे हैं। तो ये सभी इनको मेरा सौभाग्य, अच्छा लगेगा। मेरा सौभाग्य है सुनील जी, मेरा सौभाग्य। मैं सभी जिनका आपने नाम लिया उन सभी को प्रणाम कर रही हूँ और
बहुत आभार कि आप सब जुड़े हैं, मैं वो गीत सुनाती हूँ। उस गीत के साथ ये भी है कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जैन मुनियों ने, जैन धर्म के लोगों ने उसका प्रयोग किया भ्रूण हत्या के खिलाफ, हाँ। और मेडिकल एसोसिएशंस ने प्रयोग किया, और केबीसी में आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने भी वो गीत बोला पूरा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसका लिखा हुआ किसका है। लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त उस पर नाटिकाएं बनी, उसको स्कूलों में बोला जाता, मैं सुनाती हूँ, सुनिए। उससे पहले मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल। जो मैं स्त्री की तरफ से कहना चाहती हूँ पूरे समाज को, कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। कोरी मत समझो, क्या बात है। मेरे मन की किताब को कोरी कोरी मत मत समझो। समझो। स्त्री बहुत कुछ कहना चाहती है, वो अपनी गरिमा में बंधी हुई नहीं कहती। मैं गीत पढ़ती हूँ। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। रोंगटे खड़े हो गए वे। मेरा दोष बताओ मुझको, क्यों बेबात सताओ मुझको, मैं भी अंश तुम्हारा ही हूँ, तज कर फेंक न जाओ मुझको, जीने का जो हक दे दो तुम, देख लूं ये संसार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। बंद सुनिएगा। आज हमारी बेटियों का सम्मान हमारे देश में सुरक्षित नहीं रख पाते हैं हम 1.25 अरब लोग, और वही बेटियां जब ओलंपिक में जाती हैं तो इस 1.25 अरब के देश का नाम केवल उन्हीं से सबसे पहले होता है, सबसे ज्यादा होता है। बंद सुनिएगा कि थोड़ी, और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सुनील जी, मैंने बचपन जो जिया, मैंने पूरा वातावरण जो जिया, अपने आसपास जो देखा, वो कहीं उससे पाया हुआ जो एक दर्द था, वो भी शायद बेटियों के प्रति जो था वो इसमें शामिल हो गया। सुनिए। थोड़ी नजर बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो जरा संभल कर देखो, चौथे पन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनील जी पढ़ती हूँ। बहुत करो प्रार्थना है सच में। मैं जब आंगन में डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी, सेवा करुणा त्याग तपस्या के नूतन द्वारे खोलूंगी, दोनों कुल के मान की खातिर तन मन दूंगी वार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार।
बहुत मार्मिक। मैं सबकी ये ओर से बजा सचमुच जी धन्यवाद। मैं इससे इतने संस्मरण जुड़े हैं सुनील जी कि मुझे मेरा जीवन सार्थक लगने लगता है। बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं सोचती हूँ कभी कि लिखूं उन सबको। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मंच पर आकर जो अध्यक्ष थे या जो मुख्य अतिथि थे यहाँ औरैया इटावा के पास की घटना और तमाम यूपी की और तमाम प्रदेशों की, कि वो आए मंच पर, उन्होंने मालाएं पैरों में समर्पित की और ये कहा माइक से कि मुझसे भी ये अपराध हुआ है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं प्रायश्चित करूंगा इसका और मैं कसम खाता हूं कि ये जीवन में नहीं होगा। शपथ खाई कई लोगों ने, सामूहिक शपथें ली गई इस गीत को सुनने के बाद। मेरा जो ड्राइवर मुझे एक लेके जाया करता था कार्यक्रमों के लिए, एक जमाने में बहुत ज्यादा गाड़ी से चलती थी मैं, तो वो पहाड़ी था, तो वो हर बार रोता था आते हुए इस गीत को सुन के और कहता था कि मैडम मुझे इस गीत को आप रिकॉर्ड करके दे दो। तो उस समय रिकॉर्डिंग की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। मैंने कहा तुम आखिर एक दिन, मैंने कहा क्यों कहते हो, तुम तो इतनी बार सुनते हो। बोला मैं इसको अपनी बीवी को सुनाना चाहता हूँ, उसका कारण आप समझ सकते हैं। बोला मैं अपनी बेटियों को कई बार मार चुका हूँ और मुझे बहुत ग्लानि है इसकी, मैं अपनी पत्नी को सुना के कन्विंस करना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। तो मेरा जीवन सार्थक अगर कहना हो कि मुझे अपने जीवन में एक संतोष है कि अगर मैं किसी के विचार थोड़े से भी प्रभावित कर पाई तो मुझे इससे आगे क्या चाहिए हो सकता है। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ ईश्वर में, क्योंकि एक पंक्ति हमेशा याद रहती है, तेरे मन कछु और है करता के कछु और। मेरा जो जीवन है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं या मैं कवित्री बन जाऊं या मैं क्या करूं। मैंने आपको बताया कि मेरे सपने बहुत साधारण थे, शायद वो भगवान ने अगले जन्म के लिए रख रखे हैं, कभी पूरा करेंगे वो, लेकिन इस जन्म में उन्होंने मुझे यही करने के लिए भेजा था। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि उन्होंने आपके सपने भले पूरे ना किए हो, पर आपके लिए जो उन्होंने किया वो उससे हमारी पूरी देश की संपदा है, बौद्धिक संपदा और संसार, उसका कितना भला हुआ। और उस तरह जी से बिल्कुल बिल्कुल। देश आपको जान पा रहा है, आपका मान सम्मान करता है। और एक जगह जो आपने इतने परिश्रम से इतने वर्ष देकर बनाई है, वो निश्चित रूप से मैं अभी आपके जब आप आने को थी तब मैं यही कह रहा था कि सरिता जी का किसी भी कवि सम्मेलन के मंच पर बैठा होना या खड़े होकर रचना पढ़ना, दोनों ही अपने आप में बहुत प्रभावी होते हैं। मैं ऐसा वैसे ईश्वर को समर्पित करती हूँ इन सारी बातों को, क्योंकि मैं जो है ये मानती हूँ कि ये सब केवल उसकी कृपा है। मैंने कभी सोच के ये नहीं किया कि मैं क्या करूं, मुझे जैसा वो रास्ता दिखाता गया, जैसा मुझे सामने मार्ग आता गया सुनील जी, वैसी मैं चलती गई। बस कुछ चीजें मुट्ठी में थी, जो मेरे संस्कार थे, जो मेरे आदर्श थे, उनको मैंने बहुत कस के पकड़े हुए जिंदगी की यात्रा आगे बढ़ी हूँ मैं इसमें। और मैंने एक गीत में लिखा भी है, शायद आपके मंचों से कई बार पढ़ा हो वो, कि मिले अवरोध कितने ही मुझे रुकना नहीं आता, किसी पत्थर के कदमों में मुझे झुकना नहीं भाता, नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ, अकेली राह चलती हूँ मैं छल छल गुनगुनाती हूँ, कभी गंभीर हो रहती कभी चंचल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। तो एक नदी की जिंदगी को लेकर मैंने ये गीत। सरिता एक नदी। जी बिल्कुल। तो मैं ये जरूर मैं मानती हूँ कि मैंने जो चाहा था शायद भगवान ने उससे ज्यादा अच्छा किया मेरे लिए, शायद जी। उनकी दृष्टि में जो उचित था। और मेरी आस्था और मेरा विश्वास उनके उसमें बहुत दिनों दिन गहरा होता जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसे मेरी कमजोरी माने या मेरी कल्पना माने, लेकिन यही सच है कि मैं ये मानती हूँ कि चूंकि मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ, उनके योजनाओं में बहुत विश्वास करती हूँ और उनके प्रति अपने को समर्पित करके ही अपना काम करती हूँ, तो इसीलिए वो चीजें निकल कर आती हैं जो मैंने भी नहीं सोची। ये बहुत निजी धारणाएं होती हैं, इसको आप किसी और को समझा भी नहीं सकते। जैसे आपने ईश्वर की बात की, कुछ मेरे अनुभव भी इसी तरह के होंगे। जब मुझसे किसी एक बहुत साधारण व्यक्ति ने कहा था कि परेशानी तो ठीक है, बोले कभी ईश्वर से बात करके देखा है, अपनी बात कह के देखा है? वो तो सब जानते हैं कि आप किस रास्ते पे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या आपके साथ व्यतीत हो रहा है, लेकिन कभी आपने भी इसकी ओर प्रार्थना की तरह की मुद्रा में देखा है? वो तो सब करेगा। बोले बड़ी बात। बोले आप जिंदा ही इस धरती पे उसकी वजह से हो।
आप उन्होंने मुझे कहा था कि आप रात को जब सोते हो तो आपको गारंटी थोड़ी कि आप सुबह उठ जाओगे, बिल्कुल। लेकिन सुबह जब आपकी आंख खुली तो आप ईश्वर का धन्यवाद करो कि आज का दिन आपको इसलिए जीने के लिए मैं मिला। एक बात आपको बताऊं इस विषय में कि वैसे तो शमशान वैराग्य सबको होता है, शुरू शुरू में मुझे भी होता था कि भाई कोई चला गया तो लगता था अरे 4 दिन की जिंदगी है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्थायी होने लगता है ना, हाँ, आदरणीय नीरज जी, श्रद्धेय नीरज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मित्रों हर पल को जियो, बस अंतिम पल मान, अंतिम पल है कौन सका है जान। क्या बात। एक ये मेरा सूत्र है, और दूसरा सूत्र मेरे पिता का दिया हुआ है, जो कहा करते थे कि जिसके साथ न चलता कोई उसके साथ चले भगवान। तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि मेरे साथ तो भगवान चलता है, कोई वही होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे परम विश्वास है इनका, जी इनके लिए हमें किसी की समीक्षा भी नहीं चाहिए, तो हमारी धारणा है और ये बहुत निजी है। आपकी बिल्कुल। कविताओं में मैंने जो देखा, एक तो ये तो एक बहुत मार्मिक कविता आपने सुनाई बेटी के पक्ष में, पूरा पूरी देह में एकदम सिहरन हो गई। और मुझे वो एक घटना याद आ गई, मेरी बहन चूंकि डॉक्टर है, वो बताया, उसने बताया था उसके पास इस तरह के बहुत से किस्से आते रहते क्योंकि वो प्रसव कराती है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो वहां पर जहां भी लड़कियों के जन्म होते हैं तो वहाँ माता पिता की स्थिति क्या होती है। एक बहुत अमीर परिवार का किस्सा बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले से उन्होंने अपनी परिवार की बहू को एडमिट कर रखा था और एक प्राइवेट रूम लेके वहां पर रहते थे, और लगभग 3 दिन वहां पर जैसे जश्न हो रहा हो बच्चा होने के पहले, खूब सारा खाना, आइसक्रीम, कुल्फी। और जब प्रसव हुआ और लड़की हुई तो सब लोग ऐसे फटफट रोने लगे, कुछ पूछो नहीं, आपस में गले मिलके कि जैसे कोई शोक हो गया हो। तो बल्कि आप कल्पना कीजिए कि हम लड़कियों पर क्या बीतती होगी ये दृश्य। और महिलाएं भी यही करती हैं, तो अब बहन चूंकि महिलाएं भी बहुत, यही करती हैं। बहन मैच्योर है तो बहन ने कहा कि अगर आपसे दी रखी जाए तो हमको दे दो, मुझे जी जरूरत है, पर आप ये सब नाटक तो मत करो। 3 दिन से आप लोग को कितनी मस्ती सवार थी और आज आप ऐसे शौक में डूबे जैसे पहाड़ गिर गया हो। तो ये यही सब दुखद है। ये इस आधुनिक समय का भी संसार है, ऐसा नहीं है। सब तरह के उदाहरण है, कुछ बिल्कुल अच्छे हैं कुछ बुरे। बिल्कुल अब वापस बिल्कुल। आपकी जर्नी। मैं एक बात जोड़ दूं आपकी बात में, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ज्यादातर हम लोग वो, मैं लोगों को देखती हूँ कि पढ़ी हुई सुनी हुई और उससे ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, उन बातों को करते हैं। मैं आपको अपने जीवन से निकली हुई एक बात बताना चाहती हूँ, कहना शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अक्सर ये कहती हूँ, मैं बहुत शिद्दत से ये बात महसूस करती हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट पर होती हूँ तो जो सुरक्षा जांच करती है लड़की, मेरा मन करता है उसे गले लगा लूं, उसे सैल्यूट करूं। जो झाड़ू लगा रही होती है उसको जरूर मेरा मन करता है, जो सड़कों पर, कि मैं उसे क्या करूं जो उसे सम्मान महसूस हो। दुनिया की हर औरत, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो पायलट हो, जहाज उड़ा रही हो, मैं व्यक्तिगत मिलकर उन्हें बधाई देती हूँ। और मेरा मन होता है कि मैं देखूं उन लड़कियों को। इसका कारण सुनिए, आज लड़कियां फौज से लेके दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसे वो नहीं कर रही हैं। लेकिन एक लड़का भी उतनी मेहनत करता है, एक लड़की भी उतनी मेहनत करती है, उतना ही परिश्रम, उतनी मेधा, उतनी प्रतिभा लगती है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से आपने साइंस पढ़ी होगी, तो पानी जब उबलता है, पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलता, उससे थोड़ा ऊपर उबलता है। तो जो वो थोड़ा ऊपर भाप में जब बदलता है वो, हाँ तो भाप में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा लगती है, हाँ जो 100 डिग्री की ऊष्मा लगी वो उबलने तक लगी, और भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा लगती है उसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। हाँ। मुझे याद आ गई अनायास अपनी साइंस की पढ़ाई। तो इसी तरह से लड़कियों की गुप्त ऊष्मा, ऊर्जा कौन सी हाँ, होती है? गर्भ में आने से लेकर पैदा होने के बाद उस आयु तक जिंदा रहे चले आने की अपनी एक संघर्ष की गाथा होती सच कह रहे है, हर लड़की की, हर स्त्री की। स्त्री होकर जन्मना, कम से कम हमारे देश में तो मैं जितना जानती हूँ, विदेशों में भी यही होगा, लेकिन अपने आप में अगर कोई महिला 60 साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है, तो वो हजारों सलाम कुछ किए बिना भी पाने की हकदार है। क्यों? कि वो स्त्री होकर इतनी उम्र तक जी पाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। अतिशयोक्ति लग रही होगी आपको, हाँ लेकिन हाँ। स्त्री होकर जीने का अपना संघर्ष होता है, लड़की होकर जन्मने और जीने का अपना एक अलग संघर्ष होता है, उस गुप्त ऊष्मा की तरह जो पानी को 100 डिग्री के बाद भाप में बदलने के लिए चाहिए होता वो तो हमें अपने याद है ना बचपन की, हमारी माँ जब भी कभी जाती थी, हमारे भाई बहन जब होने को होते थे तो वो
दरवाजे पे लोटे में पानी का उसमें सिक्का डाल के जाती थी और हमारी नानी रोने लगती थी कि ये लौट के आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा जी मतलब जी लगभग पुनर्जन्म जैसा होता है ये। अब इन सबको जी कौन जी इतनी बिल्कुल। संवेदना से महसूस कर सकता है? वही जो संवेदनशील होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से आपको तो ऐसा संवेदनशील मन मिला है कि मैं देखती हूँ, कई बार महसूस करती हूँ कि न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि जो भी अपने से कमजोर हैं, छोटे हैं, निर्बल हैं, या किसी भी स्थिति से कमजोर हैं, उनके लिए आपका बहुत विशेष भाव रहता है। और वही मनुष्यता की पहचान है सुनील जी। एक अच्छा मनुष्य ही अच्छा रचनाकर्म कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में। उसकी उसकी रचनात्मकता में वो जो एक पावनता आती है, एक जो ऊंचाई आती है, जो एक छुअन आती है, वो कहीं ना कहीं उसके अच्छे मनुष्य होने से भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं सही हूं या गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता बताओ, ईश्वर करे अगर सही ना भी हो तो कोशिश करूंगा कि आप सही हो आगे। है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, एक जनरल हाँ बात कह रही हूँ हाँ, कि अच्छा मनुष्य ही कुछ निश्चित अच्छा रूप से काम हमको भी जीवन में ऐसे मनुष्यों से प्रेरणा। आपने जो हवाई जहाज वाली बात की ना, अभी 2 महीने पहले ही मैं जब दिल्ली से भोपाल लौटा, तो वो बिल्कुल 2 जरा जरा सी बच्चियां थी जो उड़ा के ले आई थी। तो मैंने उनको देखिए। जाके उनको बाकायदा नमस्ते किया। मैंने कहा बेटा तुम लोग को देख के मैं दंग रह गया हूँ कि तुम लोगों ने कैसे ये बहादुरी की। तो हंसने लगी। जी फिर उन्होंने मेरे जी साथ जी फोटो भी खिंचवाई थी। तो जी जी ये सब गर्व के विषय है हमारे लिए। जी बिल्कुल। आ, ये तो आ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार एक चार्टर्ड प्लेन से हमें जाना था एक कार्यक्रम में, और 19 साल की लड़की उड़ाकर ले गई थी। हाँ मेरे साथ आदरणीय राहत इंदौरी जी, आदरणीय पवार जी, हरिओम पवार जी और स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी। हाँ हम 4 कवि थे उसमें, चार्टर्ड प्लेन में। हमें रायपुर से कोरबा जाना था, हाँ हाँ हरिभूमि का कार्यक्रम था। हाँ तो उसमें मैंने वीडियो बना ली थी। वो वीडियो शायद कहीं सुरक्षित होगी कि वो बहुत हिल रहा था मौसम की खराबी की वजह से जहाज। तो हाँ। वो बहुत छोटा सा था। तो ये लोग, इनके चेहरे फक पड़े हुए थे। आदमी को प्राण सूखने मैंने इन लगता है सबकी कि जी वीडियो बना ली थी। और वो जो 19 साल की पंजाबी लड़की थी, शानदार बच्ची थी वो हाँ हाँ। वो जो है वो उस, लेके गई हम लोगों उसका को। तो कॉन्फिडेंस देखते ही बनता मैं होगा। बस गजब गजब जब उसने कहा सर कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तो बेटियां सैल्यूट के काबिल होती हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि लड़कियां, लेडीज, महिलाएं अगर कहीं थोड़ी बहुत गलत सही भी होती हैं, तो मैं हाँ उसके प्रति थोड़ा अतिरिक्त उदारता की समाज से अपेक्षा करती हूँ। मेरी अपेक्षाएं बहुत बायस्ड हो सकती हैं, पक्षपाती हो सकती हैं, लेकिन इसकी जरूरत है। बिल्कुल है। असल में जब तक हम लोग अपने देश में इतने भारतीय परंपरा में इतने तीज त्योहार होते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनको देवी की सदस्य मानते हैं, उसका एक पूरा का पूरा व्यवहार है। और उस सबको बिल्कुल बहुत सत्यता के साथ अपने मन और आत्मा में लागू करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कविता की तरफ चलते हैं। जी आ, बिल्कुल। एक तो मुझे वो आपकी एक रोमांटिक कविता वो सुनना है जो मीरा और राधा वाली है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने ठीक कहा। वो भी एक ऐसी कविता है जो मेरी कन्या भ्रूण वाली जो कविता है उससे ज्यादा, जो मुझे नहीं जानता वो भी मेरी इस कविता को, जो भी हिंदी कविता को जानता है, वो लोग सब जब उन्हें पता चलता है अच्छा ये आपकी थी, तो कई बार चमत्कृत होते हैं लोग। और हम्म, वो मेरी पहचान की पंक्तियां हो गई हैं, वो मैं हम्म, आपको सुनाती हूँ। ये मेरा विश्वास है, ये भी मेरे उन संस्कारों और उस जो मुट्ठी में कुछ चीजें मेरे मिली हैं बचपन से अपनी दादी नानी से, हम्म, उनमें से शायद कोई कारण है कि मैं ये कह पाई पंक्तियां। सुनिएगा। जी। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनू बनू ना बनू, क्या बात है। तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। बहुत सुंदर। ये पंक्तियां जो है, मैं एक बात भी बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मीरा से मैं बहुत प्रभावित रही। जी। और मीरा को मैंने कब से जाना, जब हम दादी के पास रहती थी, मैं कक्षा 1 से 3 तक, तो वो मीरा के पद गाया करती थी और हाँ मीरा के विषय में बताया करती थी।
कि मीरा ऐसे गिरधर गोपाल को अपना मानती है। उसके बाद क्या हुआ, जब कक्षा 4 में हम भिलाई पहुंच गए हाँ तो तब टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट नया नया शुरू हुआ था। हाँ हाँ तो हमारे एक पड़ोसी जी ने टेलीविजन खरीद लिया। जी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। वो दरवाजे तो वाला वो टीवी होता था, टेलीविजन, जी दरवाजे हाँ वाला शटर वाला टीवी होता था शुरू शुरू में। हाँ, शटर वाला ताला रहता था। तो एक आंटी जी इतनी होशियार थी कि उन्होंने क्या किया कि 10-10 पैसे की टिकट लगा के हमें मूवी दिखानी शुरू कर दी। वाह वाह वाह। अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे 10-10 पैसे लेके आओ, और बड़े बच्चे जितने भी लोग देखना चाहें। तो उन दिनों जब हम पहली बार 10 पैसा लेके गए तो जो पहली मूवी हमने देखी वो मीरा ही थी। पहले की कोई ब्लैक एंड व्हाइट मीरा थी पुरानी। हाँ हाँ हेमा जी वाली तो मैंने बाद में देखी। हाँ, एक तो पुरानी उस मीरा चरित्र में ने वो मेरे, MS सुब्बलक्ष्मी जी ने काम किया था, बहुत बहुत रेयर फिल्म जी थी। जी, उसने मेरे मन पर बड़ा गहरा असर किया, बहुत गहरा असर किया। और मुझे लगा कि प्रेम हो तो बस यही हो, बाकी सब तो फर्जी है। हम्म, तो वो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा और वो चीज अंदर चलती रही और मेरे जीवन में भी उतरी और मेरी सोच में रही हमेशा। तो मैंने ये मुक्तक उससे कहीं प्रेरित होके। आप मेरे दो सवैये और सुनिए। हम्म। अच्छा, मैं ये और करना एक बात चाहूंगा, ये है कि, जी, हमारे पास समय हो गया। हाँ 3-4 मिनट है, और ये आखिरी हम्म, में 30 सेकंड जब रह जाते हैं तब ये रिवर्स काउंट करता है। तो ओ, आप कोशिश कीजिए कि 4 मिनट में दोनों चीजें हो जाए, तो हम लोग विधिवत फिर, और हमें ऐसा लग रहा है तो हम दोबारा भी फिर मिल लेंगे इसी जगह पे। जी जरूर, जी। सुनाइए मैं फिर। एक या दो सवैये केवल सुनाती हूँ, हाँ हाँ जरूर। सुनिए। हम्म, श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा। श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा। जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा। जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा। और प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। बहुत प्राण समाए जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा। साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा। राग विराग के बीच रही अनुराग के सांचे ढली हुई मीरा। और मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हुई मीरा। और एक छोटे से गीत का एक मुखड़ा और अंतरा सुनाकर मैं इसको समापन की ओर ले जाती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट का सुनाती हूँ बस। हाँ हाँ कि ढाल कर गीतों में जीवन की कहानी गा रही हूँ। ढाल कर गीतों में जीवन की कहानी गा रही हूँ। फूल कांटे चुन रही हूँ, आग पानी गा रही हूँ। ढाल कर गीतों में मोड़ पर थम कर खड़ी हूँ। याद की गठरी संभाले जिंदगी भर साथ घूमे। कुछ अंधेरे कुछ उजाले, धूप के तेवर घटा की मेहरबानी गा रही हूँ। फूल कांटे, यही जीवन है और यही है जिसे हम गा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगा सुनील जी आपसे बात करके। अभी बात अधूरी है असल में, आगे की जो यात्रा, जो दिल्ली भी गई, जो लखनऊ भी गई, और कैसे मतलब सब कुछ, एक रचनाकार को बड़े बड़े सम्मान, यश भारती सम्मान मिला आपको। उत्तर प्रदेश सरकार में आपको एक समय में मंत्री दर्जा प्राप्त था, और आपने लखनऊ में रह के एक सांस्कृतिक संस्थान के लिए भी लगातार काम किया। तो ये सब सारी जो सहभागिता है, एक कलाकार का, एक लेखक का, एक कवि का समाज सापेक्ष होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने आखिरी बार जब मुझे पिछली बार बताया था, राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से आपको निमंत्रित किया गया था, वो गौरव का क्षण। जी अब इस समय इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, 21, 19, 18 सेकंड कम हो रहे हैं,
इस बातचीत जी को जी मैं जी एक धरोहर के रूप में याद रखूंगा। और मैं भी। हम जो ये सब देख रहे हैं बातचीत, हम लोग की कामना रहेगी कि हम एक बार और मिले और जी बिल्कुल। दोबारा फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आपका आना मुझे जी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा।